वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की समग्र तैयारी के उद्देश्य से यहाँ रणनीति आपसे शेयर की जा रही है। ये रणनीति का वीडियो है, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, सिलेबस के आधार पर आपको कैसे अपनी चीज़ों को तैयार करना है, इसके लिए हमारी ओर से मार्गदर्शन दिया जाएगा। कमोबेश आप सभी लोग सिलेबस जानते हैं। जब किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो आपके पास एक उसका निर्धारित आयोग के द्वारा जारी या जो भी संस्था परीक्षा करवा रही है उसके द्वारा जारी सिलेबस होता है। ये पाठ्यक्रम आपको ये बताता है कि आपको पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है ये आपको यहाँ से पता लगता है। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आप पाठ्यक्रम देख रहे हैं, इसमें सामान्य अध्ययन का भी है और सामान्य हिंदी का भी है, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से सामान्य हिंदी की। ठीक है, तो सामान्य हिंदी का हम एक समग्र दृष्टिकोण लेकर चलेंगे, मतलब पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसा रखेंगे कि हम एक एक चीज़ को देखें, सिर्फ प्री पर ही केंद्रित न रहें या सिर्फ मेंस पर ही फोकस न रहें। दोनों को ऐसा एक साथ लेकर चलें कि हमारी एक संयुक्त तैयारी हो जाए और पता भी न चले कि दोनों को हमने तैयार भी कर लिया है। और यही सही तरीका होता है। जब तक आप एक कंबाइंड अप्रोच लेकर नहीं चलते हैं आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो आप सभी जानते हैं कि सामान्य हिंदी यानी प्रारंभिक परीक्षा वाली जो सामान्य हिंदी है पूर्णांक 60 का होता है और प्रश्नों की संख्या भी 60 ही होती है। सिलेबस बहुत ही नपातुला होता है, ये आप सभी जानते हैं। विलोम शब्द होते हैं और विलोम शब्दों से संबंधित 10 प्रश्न आपको मिलते हैं, यानी 10 शब्द होते हैं ये कहा जाए। वैसे ही वाक्य और वर्तनी शुद्धि ये अलग हिस्सा होता है। इसमें वाक्य और वर्तनी दोनों ही शुद्ध करने के लिए आता है, मतलब अशुद्ध वाक्यों का आपको एक समूह दे देगा, उसमें से शुद्ध करना होगा, आपने पेपर देखा है। और वर्तनी शोधन के लिए अलग से आता है, तो वो 10 शब्द आपको या 10 प्रश्न आप कह सकते हैं वहाँ से आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश हेतु एक शब्द, और तद्भव तत्सम शब्द 10 शब्द इसके भी होते हैं। विशेषण और विशेष्य ज़्यादातर लोगों के लिए समस्या की वजह बन जाता है। और पर्यायवाची शब्द हालांकि समस्या का कोई ऐसा मूल नहीं है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कितने पर्यायवाची रटे जाएं। जिस किताब को उठाइए, जिस स्टडी मटेरियल को उठाइए, वहाँ इनकी भरमार है, मतलब एक एक शब्द के 15-20 इससे कम पर्यायवाची नहीं। तो फिर क्या किया जाए, छाँट कर पढ़ा जाए। तो छाँट कर आप कैसे पढ़ लेंगे, आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि आयोग यही 5 शब्द हैं, इन्हीं में से देगा। अंदाज़ा सही बैठ गया, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्दों का जो समूह होता है या संग्रह होता है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप हमारे मटेरियल से पढ़ रहे हो या कहीं से भी आप किसी प्रामाणिक पुस्तक को आधार बना रहे हो, तो आपको ज़्यादा मात्रा में चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और उसको पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि आप रटे बैठकर, आपको रटना नहीं है। रटेंगे तो फिर एक ही हिस्से में सीमित रह जाएंगे या एक ही सेगमेंट आपका तैयार हो पाएगा। आपको उन शब्दों को बार बार पढ़ना होता है, मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है। जैसे रिवीजन आप करते हैं ना, एक से ज़्यादा बार पढ़ते हैं, तो वही चीज़ इसके साथ भी है। जब बार बार ये आपकी नज़रों के सामने से गुजरते हैं तो वहाँ आपको विकल्प ही पहचानने होते हैं और विकल्प में से आप आराम से पकड़ लेते हैं। तो फिलहाल हमारा ये प्रीलिम्स का सिलेबस है सामान्य हिंदी का। आइए जरा मेंस वाले को भी देख लेते हैं। अब बात हम यहाँ मुख्य परीक्षा की कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा में आप जानते ही हैं कि सामान्य हिंदी के 2 स्वरूप आपको दिखाई देते हैं। एक तो होता है परंपरागत यानी सब्जेक्टिव, इसमें आपको लिखना पड़ता है, यहाँ आप विकल्प छाँट कर बच नहीं सकते। हिंदी में परंपरागत वाला जो प्रश्न पत्र होता है, समय इसके लिए आपके पास 2.5 घंटे का होता है और पूर्णांक होते हैं पूरे 100। हिंदी चूँकि साहित्यिक विषय है तो यहाँ आपको पूर्णांक में पूर्णांक नहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी अधिकतम अंक अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें पहला प्रश्न आपका होता है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक तलाशना, सारांश करना और कुछ रेखांकित अंश होते हैं। 3 होते हैं आमतौर पर आयोग देता है, मतलब यही पैटर्न रहा है, लेकिन आयोग इसमें फेरबदल भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तित नहीं कर सकता है। फिलहाल हम लोग यही मानकर चलते हैं कि 3 रेखांकित अंश होंगे जिसकी कि आपको व्याख्या करनी होगी। और इसके लिए पूरे 3 + 6 यानी कुल मिलाकर कितने 9 हुए, और 9 में 12 और जोड़ दीजिए, यानी कुल मिलाकर 21 अंक इसके लिए निर्धारित होते हैं। तो गद्यांश अवबोधन को आप देख पा रहे हैं, ये यूपीपीसीएस का जो मेंस आप देते हैं उसमें जनरल हिंदी का पेपर होता है, वहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ आपके समीक्षा अधिकारी के भी मुख्य एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान। सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि बाकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली को आप देखते हैं या पत्राचार वाला ही आप ले लीजिए, हालांकि पत्राचार में भी आपको अपनी मौलिकता और अपने कौशल को दिखाने का अवसर मिलता है, लेकिन ये गद्यांश अवबोधन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपकी खुद की निजी अभिव्यक्ति का पता लगता है, ठीक वैसे ही जैसे निबंध में होता है। ठीक है,
निबंध में आप क्या करते हैं, खुलकर अपने विचारों को, उन्मुक्त विचारों को बहने देते हैं, लिखते हैं, खुलकर लिखते हैं। वैसे ही यहाँ गद्यांश अवबोधन में भी जैसे आपसे शीर्षक तलाशने के लिए कहा गया, तो ऐसा नहीं है कि आप बंधे हुए हैं कि 4 विकल्प है उसी में से आपको खोजना है कि इन्हीं विकल्पों में से हम तलाशेंगे और हमें लिखना पड़ेगा। आपको अपनी ओर से चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है और इस स्वतंत्रता में ये बाध्यता भी होती है कि आप परीक्षक को संतुष्ट कर पाएँ। ठीक है, तो शीर्षक आपको चुनना होता है, सारांश करना होता है। अब कुछ लोगों को भ्रम ये होता है कि सारांश और संक्षेपण दोनों में फ़र्क कैसे किया जाए। संक्षेपण भी तो हम लोग करते हैं और गद्यांश अवबोधन जब आप करते हैं तो आपको हर उसके पहलू के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी आप सारांश भी करने में सक्षम हो, संक्षेपण भी, भावार्थ भी और व्याख्या भी, ये सभी चीज़ों के लिए आप तैयार रहेंगे, तभी वहाँ पर सामना कर पाएंगे चुनौतियों का। सारांश में देखिए ऐसा होता है ना कि एक लंबी चौड़ी कहानी को आपको सिकोड़ कर कुछ पंक्तियों में रख देना होता है, प्रस्तुत कर देना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 घंटे की फिल्म होती है, उसको आप अपने जाके आप थिएटर में देखते हैं, नई रिलीज़ हुई मूवी है, आपका मित्र जो है वो फिल्म देखने नहीं जा पाया, तो आप घर लौटते हैं और वो आपसे कहता है कि कहानी क्या थी बताओ। तो आप क्या 3 घंटे बैठ के उसे समझाते हैं? नहीं, आप सिर्फ कुछ मिनटों में या 5 मिनट या 10 मिनट, जितना आपकी क्षमता है उसको एक्सप्लेन करने की, उसी हिसाब से पूरे फिल्म का प्लॉट उसे समझा देते हैं। तो वही चीज़ सारांश में होती है। पूरे गद्यांश की राम कहानी आपको वहाँ पर नहीं बतानी होती है, आपको उसकी जो मुख्य बात है उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है। तो ये आप तभी कर पाएंगे, सारांश आसान नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि सारांश सबसे टेढ़ी चीज़ होती है शीर्षक के बाद। जितना छोटा लिखने के लिए कहा जाए उतनी ही मुश्किल ज़्यादा होती है। समेटना कठिन होता है, फैलाना आसान होता है। तो व्याख्या में आपको फैलाना है, व्याख्या में उतनी मुश्किल नहीं, वहाँ तो आप उन्मुक्त होकर लिख सकते हैं। लेकिन सारांश में आपको बहुत सोच समझ कर लिखना होता है और यहाँ जरा सा भी अगर आप चूकते हैं, थोड़ा सा भी सारांश आपका लंबा हो जाता है या फिर ये कि अधूरा रह जाए, उसमें संपूर्णता का एहसास ना हो, तो नंबर नहीं मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, परीक्षक रूठ कर पूरे ही नंबर आपके सारांश में से काट लेता है, गायब कर देता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है और सतर्कता क्या है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद होता है सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र का सारणीयन बहुत ही एक फिक्स चीज़ है, उसमें सारणीबद्ध तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। टेबुलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, इसके लिए आप हमारे वीडियोस को आधार बना सकते हैं। अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो का प्रोग्राम है उसको भी शेयर कर दिया जा रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल सिलेबस हम लोग देख लें तो यहाँ पत्राचार के लिए पहला तो हो गया कि सरकारी पत्र दे दिया जाता है आपको, कोई भी पत्र रहेगा। अब उसका सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म आपको उसको पूरा टेबल में बिखेर के दिखाना होता है कि प्रेषक कौन है, प्रेषिती कौन है, विषय क्या था, मामला क्या था, वो सब फैला के दिखाना होता है। तो ये आसान होता है और इसके लिए नंबर भी अच्छे खासे होते हैं और नंबर इसमें बहुत ज़्यादा कटते नहीं हैं। काटे कहाँ जाएंगे, इसमें सारी चीज़ तो फिक्स है, नपी तुली है, उतना ही आपको तय सीमा में लिखना होता है। तो उसमें नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप ठीक से लिखते हैं तो इसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद पत्राचार में एक तो शासकीय अर्धशासकीय पत्र का आपको प्रारूप पता होना चाहिए। उसके बाद कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र, जो कि कार्यालय आदेश का ही बच्चा है, मतलब उसी से निकला हुआ है। और विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन। टिप्पण में बड़ी समस्या लोगों को होती है, तो टिप्पण के लिए कभी अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, मतलब उसमें बाकायदा 3-4 उदाहरण देके आपको समझा दिया जाएगा। यूट्यूब पे वो उपलब्ध होगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल टिप्पण और प्रतिवेदन भी आपको लिखना होता है और अनुस्मारक लिखना होता है। सरकारी दफ्तरों में क्या होता है ना, कई बार पत्राचार करते करते लोग पत्रों को ऐसे ही रद्दी में समझ लेते हैं और लंबा टाल लग जाता है, मतलब लंबा ऐसे पुलिंदा इकट्ठा हो जाता है और पत्र अनुत्तरित रह जाते हैं। मामला वैसे ही ठंडा पड़ जाता है, कहा जाता है ठंडे बस्ते में चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में याद दिलाना आवश्यक हो जाता है। एक विभाग ने दूसरे विभाग के अधिकारी को पत्र भेजा या कोई मतलब सूचना भेजी गई, कोई अपेक्षा की गई उनसे कि वहाँ से कार्रवाई होगी, लेकिन कोई संतोषजनक वहाँ से उत्तर नहीं आया या कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर ये अनुस्मारक यानी रिमाइंडर काम आता है। आप उसी पत्र पे अनुस्मारक लगा के अनुस्मारक संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके भेजेंगे कि मेरी बात को याद करिए। उसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा है तो फिर आप डेमी ऑफिशियल लेटर अपने समकक्ष को उसी डिपार्टमेंट के लिखेंगे कि भाई आपको इतना अनुस्मारक भेजा, आप इसे संज्ञान में लीजिए। तो ये तरीका होता है, मतलब ये पत्राचार के इतने प्रारूप आपको पता होने चाहिए, तभी आप मेंस में लिख पाएंगे। ठीक, इसके बाद नंबर आता है पारिभाषिक शब्दावली का। इसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक, कॉमर्शियल जो वोकेबलरी है वो भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, और तरीका क्या है देखिए, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द ये रहेंगे, 10 अंक इसके लिए मिलेंगे। हिंदी से अंग्रेजी ये वाला 5 शब्द का ये 10 अंक इसके लिए। और मुहावरे और लोकोक्ति केवल 5, ठीक, इसके लिए सिर्फ 5 और 10 अंकों का ये भी है। फिर कंप्यूटर ज्ञान को देख लीजिए। कंप्यूटर ज्ञान जो है ये 10 अंकों का होता है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सामान्य प्रश्न होते हैं। कंप्यूटर का एक औसत ज्ञान आपके पास होना चाहिए।
जैसे कंप्यूटर के एक बेसिक नॉलेज के लिए सरकारी सर्टिफिकेट होता है CCC का, मतलब सरकारी मान्यता उसको प्राप्त होती है। तो CCC के सर्टिफिकेट को आप प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक बेसिक ज्ञान है। हालांकि O लेवल की अपेक्षा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है इसमें की जाती है, ठीक है, कुछ पद विशेष होते हैं, लेकिन यहाँ जो कंप्यूटर ज्ञान है वो बहुत ही आधारभूत स्तर का होता है। और कई जो नई चीज़ें हैं जो कि आजकल की डिजिटल दुनिया में घट रही हैं, मतलब करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो टेक्निकल मुद्दा है, वहाँ से भी कभी कभी टॉपिक उठाकर मतलब वो परिभाषा के तौर पे आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा फैला कर नहीं लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है, और उतने में आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। यहाँ भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती। हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव स्वरूप हमने प्रारंभिक परीक्षा में देखा था वो मुख्य परीक्षा में भी होता है। सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, आपको चुनना भी होता है, और चुनने वाले प्रश्न लिखने वाले से ज़्यादा टेढ़े होते हैं क्योंकि यहाँ विकल्पों की संख्या सीमित है, आप उसी में फंसे रहेंगे। तो यहाँ भी कुछ विशेष परिवर्तन नहीं है। 60 का पूर्णांक होता है, आधे घंटे का समय आपको मिलता है और आधा घंटा पर्याप्त होता है। अगर आ रहा है तो आधे घंटे में आप आराम से कर लेंगे। इसमें वही सिलेबस है, कुछ परिवर्तित नहीं है। विलोम आपका रहता है, 6 शब्द रहेंगे। वाक्य वर्तनी शुद्धि के 6 वाक्य रहेंगे, ठीक है। वैसे ही अनेक शब्दों के भी 6 रहेंगे, तद्भव तत्सम के भी 6 रहेंगे। 12-12 अंक के हिसाब से ये निर्धारित होता है, और विशेषण विशेष्य के भी 6 रहेंगे। उसके बाद नंबर आता है निबंध का, ठीक है। तो ये हमने हिंदी के दोनों प्रश्न पत्रों का स्वरूप देखा, मतलब दोनों का मतलब परंपरागत और वस्तुनिष्ठ मुख्य परीक्षा के लिए। उससे पहले हमने प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखा था। अब यदि आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, YouTube चैनल का आपने सहारा लिया हुआ है, तो उसमें समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए हमने काफ़ी कुछ वीडियो के माध्यम से डाल रखा है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो जो है ये हिंदी की पूरी संपूर्ण तैयारी आपकी करवा सकता है। 60 अंकों का जो पूरा प्रश्न पत्र आपका आता है, पूरी समग्र तैयारी आपकी। सिर्फ ये 16 घंटे का वीडियो है, समय आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसकी अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखें या अभी आपके पास समय जो है उसमें आप इसे बराबर बराबर बंटवारा कर दें, थोड़ा थोड़ा करके देखें, तो आप यहाँ से बहुत कुछ जान सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा 60 अंकों के लिए, मतलब सिलेबस के किसी कोने से कुछ बचेगा नहीं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है और इसमें जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस की हैं वो सारी कवर की गई हैं, मतलब इसमें कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। एक एक चीज़ जो आपके सिलेबस की है वो यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। और सिर्फ इसमें आपको एक भंडारण नहीं दिया गया है कि मतलब एक लिस्ट आपको दे दी गई या एक पूरा आपको टाइम शेड्यूल दे दिया गया है, मटेरियल दे दिया गया कि आप रट जाइए। इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट है, हालांकि हिंदी में जो रटने वाली चीज़ें हैं उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई व्याकरण संगत चीज़ है तो उसको भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है जितना संभव हो सका है। तो इस वीडियो की आप मदद ले सकते हैं और इससे आपकी हिंदी की समस्या, मतलब जो वस्तुनिष्ठ हिंदी है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ हिंदी के लिए हमने चर्चा कर ली। वो वीडियो जो आपसे शेयर किया गया था उसे अवश्य ही देख लीजिएगा। उससे आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं और शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। उसमें 6 हिस्से आपके सिलेबस के हैं, उन्हें आपको तैयार करना है, जिसमें से कि पर्यायवाची और विलोम शब्दों में बार बार पढ़ना ही उसका एकमात्र समाधान है। उसमें और कोई ट्रिक काम नहीं करती। बाकी तद्भव तत्सम शब्द हैं तो उसमें आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। हालांकि सरल और कठिन शब्दों के आधार पर, क्लिष्ट शब्द और सरल उच्चारण वाले शब्दों के आधार पर हम तद्भव तत्सम पकड़ लेते हैं। और वैसे ही वाक्य वर्तनी शुद्धि वाला है तो उस वीडियो के सहारे आप उसकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन असली दिक्कत होती है परंपरागत हिंदी में, जो सब्जेक्टिव आपको लिखने वाली हिंदी आती है। तो ये 2021 का प्रश्न पत्र है, इसे आप देख रहे हैं, पूछा गया था ये। और इसका जो स्वरूप है आप सभी ने देखा होगा, जिन लोगों ने सिलेबस देखा है। और सिलेबस के साथ साथ PYQs भी अवश्य ही देखने चाहिए। पुराने प्रश्न आपको ये बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको प्रश्न पत्र देखकर ही पता लगेगा। सिलेबस सिर्फ आपको ये बता देगा कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो इसमें जैसा कि पीछे हमने सिलेबस में देखा था कि गद्यांश होता है और गद्यांश एक ही होता है। UPPCS के मेंस की तरह से यहाँ 2 गद्यांश नहीं होते हैं। पहले तो आपको इस गद्यांश को भली भांति पढ़ना होता है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, शुरुआत के कुछ अंशों को पढ़ लेते हैं, पंक्तियों को पढ़ लेते हैं और उसकी सहायता से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये गद्यांश है, इसमें शिक्षा शब्द दिया है, जीना दिया है, जीवन दिया है, तो जरूर जीवन और शिक्षा से संबंधित कोई शीर्षक हो सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, वहाँ आपको पर्याप्त समय दिया गया है। ये समय आप देख रहे हैं 2 घंटे 30 मिनट का, बहुत ज़्यादा समय है, मोर देन इनफ है। इसमें अगर आप सही तरीके से इसे यूटिलाइज करते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न पत्र को कर पाएंगे। हर प्रश्न के साथ आप न्याय कर पाएंगे, अन्यथा आपकी चीज़ें जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो गद्यांश को भली प्रकार से पढ़िए और आवश्यकता पड़े तो 3 से 4 बार पढ़ने की नौबत आ जाए तो चूकिए नहीं।
और अगर आप अभी से अभ्यास करेंगे, आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी, और ये आदत अगर आपकी विकसित हो चुकी है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2-3 बार पढ़कर निष्कर्ष निकल जाए। तो ये जानने का प्रयास करिए कि लेखक असल में आपसे कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये गद्यांश लिखने से पहले जो लिखने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आया होगा, कोई विचार आया होगा, और वो विचार उसने साझा किया है आपके साथ, मतलब आपको समझने के लिए दिया है। तो वो सेंट्रल आइडिया, वो केंद्रीय भाव आपको पकड़ना होगा, और उस केंद्रीय भाव को पकड़कर उसे कम से कम शब्दों में आपको ढालना होगा। भाव जो है वो लंबा हो सकता है, एक पंक्ति का आपको मन का विचार पता लग सकता है कि ये लेखक सोच रहा था, उसके दिमाग में ये चल रहा था, लेकिन उसे एक शीर्षक के रूप में कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में ढालना है। तो ये एक कौशल है, ये आपको सीखना पड़ेगा। शीर्षक कम से कम शब्दों का होता है, मतलब अच्छा रहे कि एक शब्द का रहे, लेकिन एक शब्द में अगर संपूर्ण नहीं हो पा रहा है तो 2 से 3, 3 से 4, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं। अपवाद स्वरूप कभी कभी 5 या 6 शब्दों के शीर्षक हो जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी ही होता है, ऐसी नौबत बहुत कम आती है। तो शीर्षक का चयन आप सर्वप्रथम करिए। ठीक है, यहाँ तो कहा गया है, मान लीजिए नहीं कहा जाए तब तो भी कीजिए। गद्यांश अवबोधन में पहला कर्तव्य आपका होता है कि गद्य को भली भांति समझने के उपरांत शीर्षक आप चुन लीजिए। इसके बाद फिर अगला कदम आपका होगा इसमें सारांश लिखने का। तो सारांश, जैसा कि आपको सिलेबस के अवलोकन के समय ही बताया गया था कि ये छोटा सा एक प्लॉट होता है, जैसे एक लंबी चौड़ी फिल्म आप देख कर आते हैं, उसे कम से कम समय में अपने मित्र को या सामने जो पूछ रहा है उसे समझा देते हैं। तो वही चीज़ होती है सारांश। पूरे गद्यांश को कम से कम शब्दों में आप अपने ढंग से, अपने शब्दों में निष्कर्ष के तौर पे बता दीजिए। लेखक के ही विचार रहेंगे, लेखक की ही लेखनी और लेखक के ही मन का भाव रहेगा, लेकिन शब्द आपके रहेंगे। संक्षेपण में ये नहीं होता है। संक्षेपण में शब्द भी लेखक के ही कमोबेश होते हैं, हालांकि अपने शब्दों को उसमें शामिल करने की कोई बंदिश नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन शब्द मूल रूप से गद्यांश के ही होते हैं, उसमें से हम छंटनी करते हैं, छटाई करते हैं। लेकिन सारांश में वो नहीं होता है। सारांश में हमें छांटना नहीं है, हमें निष्कर्ष निकालना है। ठीक, तो निष्कर्ष आप निकालेंगे, और इतना करते करते ना, मतलब इतना आपने क्या किया, पहले तो शीर्षक चुना। शीर्षक चुनने के लिए आप पूरा सिर से पैर तक नक्श से पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो उससे आधा तो ये समझ में आ ही चुका है। उसके बाद जैसे ही आप इसका सारांश प्रस्तुत कर दिए तो ये आपकी मुट्ठी में आ जाता है। उसके बाद कहीं से भी कोई पंक्ति आपको उठाकर पूछी जाए, उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाए, वो बच्चों का खेल आपके लिए हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है, तो आप उलझेंगे नहीं। तो यहाँ करनी है आपको व्याख्या, ये 12 अंक की होती है, सावधानी से आपको करना है, और प्रत्येक पंक्ति की अलग अलग करनी है। ये नहीं कि पूरा कंबाइंड नंबर 12 दे दिया है तो आप उठाकर तीनों पंक्ति को एक ही में व्याख्या कर दें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, एक भयंकर पैराग्राफ बनाते हैं ठीक है, और उसमें तीनों पंक्तियों को घुसा देते हैं। अब परीक्षक के सामने ये धर्म संकट पैदा हो जाता है कि इसमें से कौन सी पंक्ति कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। तो परीक्षक को उलझाना नहीं है, ठीक है, उसे एकदम साफ सुथरे तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करना है उसके सामने। आप खुद नहीं रहेंगे, आपकी कॉपी रहेगी वहाँ पर, और कॉपी ही बोलेगी, आपको रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे में अपना रिप्रेजेंटेशन खराब मत करिए, उसे पहेली में मत डालिए। परीक्षक जो है ना, वो उलझना नहीं चाहता, उसके पास बहुत सारे कामों का प्रेशर रहता है, वो इतना झंझट नहीं उठाना चाहता। तो वो ये देखेगा कि भाई आपने पूरा एक लंबा चौड़ा उस पर खर्रा लिख दिया है, मतलब एक भयंकर तरीके का लेख लिख डाला है आपने व्याख्या के नाम पर, तो वो उससे दूर ही भागेगा। मतलब एक किनारे किनारे से पढ़कर औसत नंबर दे देगा। थोड़ी रोचकता बढ़ानी है ना, तो अलग अलग करिए। जैसे ये पंक्ति है, अब इसमें से शिक्षा का अर्थ है, उसके बाद डैश 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 समाज, ठीक, अब इसके नीचे व्याख्या हेडिंग डालिए, और व्याख्या हेडिंग डालकर इस पंक्ति की सिर्फ व्याख्या करिए। वैसे ही फिर अगली पंक्ति के लिए अगली पंक्ति का कुछ शुरुआत और अंत वाला अंश लिख दीजिए, उसके बाद फिर व्याख्या हेडिंग डाल के उसकी कर दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि व्याख्या हम कितनी बड़ी करें। बहुत से लोग इस समस्या में रहते हैं कि व्याख्या कितनी बड़ी की जाए, बहुत लंबी करेंगे तो फिर समय खराब होगा, कॉपी उतनी स्पेस नहीं रहता है। तो जितना आपके पास समय उपलब्ध हो और जितनी कॉपी में जगह हो, उसी आधार पर व्याख्या को फैलाइए। लेकिन व्याख्या याद रखिएगा विस्तृत होती है, जितना आपके पास गुंजाइश है उतना विस्तार ही करने का प्रयास करिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 3 नंबर की है कि 4 नंबर की है। व्याख्या की प्रवृत्ति होती है बड़ा लिखना। जैसे आप देखते हैं ना, यूपीपीसीएस का आप मेंस देते हैं तो 20 नंबर का पता लगा आपका संक्षेपण ही है। तो अब 20 नंबर के संक्षेपण के लिए क्या करेंगे, आप संक्षेपण की प्रवृत्ति बदल देंगे, संक्षेपण को आप व्याख्या के आकार का लिख देंगे? नहीं, जो चीज़ जैसी लिखनी है, जिस साइज की होनी है उसी साइज की होगी। तो व्याख्या कम नंबर की रहे चाहे ज़्यादा, उसका विस्तार होता है, उसको उन्मुक्त होकर लिखना होता है। तो इसमें आपके पास जितना समय है, जितनी जगह है, उसके हिसाब से उसको विस्तार दीजिए। तो ये होता है आपके गद्यांश का अप्रोच, और इसमें आपको बार बार पढ़ना ही एकमात्र मूल मंत्र है। और इसके लिए आप रोज क्या कर सकते हैं, तो अपठित गद्यांश है, इसमें आपको नया नवेला वहाँ पे मिलेगा पैराग्राफ। लेकिन आप रोज जो कहा जाता है ना, अखबार पढ़िए, संपादकीय पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, तो वो इसीलिए होता है
पढ़कर निष्कर्ष निकालिए। लंबे लंबे जो महान लेखकों के लेख होते हैं उनको पढ़ने से आपको आइडिया लगता है कि कैसे निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है, कैसे किसी चीज़ का जो मूल अर्थ है उसे प्राप्त किया जाता है। ये आदत विकसित करनी होती है, वो एक दिन में नहीं होती है, रोज रोज करेंगे तभी होगा। ठीक है, अभ्यास से सब कुछ संभव है। उसके बाद फिर आपका अगला पत्र लेखन वाला था। तो पत्र लेखन में सारणीयन आपको प्रस्तुत करना होता है। ये सारणीयन आप इसका करिए। देखिए, ये सरकारी पत्र है, इसमें प्रेषक हैं, ये सेवा में अर्थात प्रेषिती हैं। प्रेषिती मतलब जिसको भेजा जाता है। प्रेषक कौन है? ये सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उत्तर प्रदेश सरकार के, और जिसे भेजा गया है वो शिक्षा निदेशक हैं, उच्च शिक्षा विभाग के, उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में भेजा जा रहा है। तो प्रेषक प्रेषिती का आपको टेबुलर फॉर्म में जिक्र करना होता है। उसके बाद विषय आप देख लीजिए, अनुमोदित शिक्षकों का स्थायीकरण है। ये पत्र आयोग आपको लिख कर देगा, बस आपको इसे टेबल में भरना होगा। ठीक, अब इसके बाद जो मुख्य इसका मैटर है उसे आप थोड़ा सा कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में, मतलब ये रहे कि मैटर स्पष्ट हो रहा है, उसे आप वहाँ डाल दीजिए टेबुलर फॉर्म में। ये मत करिएगा कि पूरा उठाकर हम इतना उतार दें, नहीं, आपको जो मूल बात है वही लिखनी है उसमें, ताकि समझ में आ जाए असल में कि पत्र में क्या था। ठीक है, उसके बाद नीचे पृष्ठांकन है। पृष्ठांकन में जो पत्र संख्या है और दिनांक इत्यादि है वो दिया हुआ है। प्रतिलिपि जिसको भेजनी है वो सब दी हुई है, तो इनका भी जिक्र आप टेबुलर फॉर्म में कर दीजिएगा। अब इसके बाद अगला काम असली होता है पत्र लिखने वाला। तो पत्र लिखने वाले में 3 हिस्से इसके हैं, असल में 24 नंबर का मामला है। और ये आप देख रहे हैं कि अर्धशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट आपको करना है और उसका लिखित प्रारूप पेश करना है। तो अर्धशासकीय जो पत्र होता है उसको आप जानते हैं, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अनौपचारिक होती है, उसमें किसी भी तरह की औपचारिकता का कोई स्थान नहीं होता है। तो उसी तरीके से आपको लिखना है। परिभाषा के साथ साथ आप उदाहरण दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 अंक का प्रश्न है। तो 8 अंक आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, उसमें आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। तो लिखित प्रारूप पेश करने के लिए चूंकि क्या दिया है तो एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है, आप प्रारूप पेश कर दीजिएगा। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र की आप परिभाषा लिखेंगे, उसके साथ कुछ 3-4 विशेषता भी लिख दीजिएगा। अर्थ स्पष्ट करने में वो विशेषता उसी में इंक्लूड हो जाती है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा गुणवत्ता बढ़ जाएगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और साथ में एक लिखित प्रारूप पेश कर दीजिएगा। इसके बाद कार्यालय आदेश क्या होता है, यहाँ भी वही परिभाषा और विशेषता आपको लिखनी चाहिए। विशेषता साथ में लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देना है। तो आपको एक काम करना है, जितने भी पत्रों के प्रारूप आपके सिलेबस में हैं उन सभी की परिभाषा, उनकी 2-4 विशेषताएं, अगर उनके बीच का अंतर आप कर सकते हैं, जैसे कि अर्धशासकीय और शासकीय पत्र के बीच का अंतर, कार्यालय आदेश और अधिसूचना के बीच का फर्क, ऐसे करके, तो वो अंतर थोड़ा सा देख लीजिएगा। और साथ साथ आपको ये उसमें पता होना चाहिए, मतलब आपके पास तैयारी होनी चाहिए कि प्रत्येक पत्र के 2-2 उदाहरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे सरकारी पत्र का 2 एग्जाम्पल आपको खूब बढ़िया से याद होना चाहिए, ताकि आप वहाँ लिख सकें अगर उदाहरण देने के लिए कहा जाए। वैसे ही आपको अर्धशासकीय का 2 एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ऐसे ही जितने पत्र के प्रारूप हैं सभी का। विज्ञप्ति क्या होती है, अब यहाँ उसका भी एग्जाम्पल। तो ये सारे आपके सिलेबस में से ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं दिया जाता है, आसान होते हैं प्रश्न। लेकिन ये कि आपको अभ्यास पहले से करना होगा। पत्र में मूल चीज़ होती है अनुशासन। अगर आप अनुशासनबद्ध होकर अभ्यास करते हैं, मतलब जहाँ जो चीज़ लिखनी है उसको वैसे ही लिखना है, जिस भाषा का जिस पत्र के प्रारूप में इस्तेमाल करना है, जहाँ औपचारिकता का इस्तेमाल करना है वहाँ औपचारिक, जहाँ अनौपचारिकता का इस्तेमाल करना है वहाँ अनौपचारिक, इस तरीके से आपको काम करना होता है। मतलब पत्र की प्रवृत्ति जो है उसी के हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो अनुशासनबद्ध कहा जाता है। साफ सुथरा आपको लिखना ही है, साफ सफाई का महत्व होता है। काट पीट करेंगे तो वहाँ मान्य नहीं होगी। हालांकि ये पूरी कॉपी में निषिद्ध ही होता है, ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन पत्र में ये विशेष रूप से दंडनीय हो जाता है। मतलब आप खुद कल्पना करिए कि आप किसी को पत्र लिख रहे हैं और उसमें जगह जगह आप लिख कर उसे काट रहे हैं, तो ये कैसा प्रभाव डालेगा? अच्छा नहीं डालेगा, वो भी एक अधिकारी की हैसियत का। तो वैसे ही प्रशासनिक स्तर के जो पत्र हैं उनमें ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं की जाती है, तो वहाँ भरसक बचना चाहिए। इसके बाद फिर वही अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी रूप इनका लिखना है, तो ये हर बार नए रहेंगे, यही दिए रहे हैं ऐसा तो है नहीं, तो आपको पता होने चाहिए। इसके लिए आप हमारे जो पेड ग्रुप हैं उनका सहारा ले सकते हैं। वहाँ पर पूरी सामग्री आपको दी जाती है, पूरी सूची दी जाती है, उसमें से आप पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखें, यहाँ हिंदी के जो शब्द हैं उनको अंग्रेजी में भी लिखना होता है, अंग्रेजी से हिंदी तो हिंदी से अंग्रेजी, तो उल्लंघन है, अनुलग्नक है, ऐसे करके शब्द आपको मिलेंगे। मुहावरे लोकोक्ति होते हैं। अब मुहावरे लोकोक्ति में मुहावरे भी होंगे, लोकोक्तियाँ भी होंगी, दोनों हो सकते हैं। मुहावरे अधूरे वाक्यांश होते हैं, मतलब इनका स्वतंत्र कोई खास अस्तित्व नहीं होता है, वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं तो कारगर हो जाते हैं। लेकिन लोकोक्तियाँ अपने आप में आज़ाद होती हैं, मतलब खुद भी इनका मौलिक अर्थ होता है। तो यहाँ टाट बाहर करना, टाट उलटना भी कहा जाता है। तालू में दांत जमना, सब जवाब दिखाना, ऐसे करके आपको देता है आयोग। ये 10 अंक का मामला होता है। हालांकि ये यूपी पीसीएस जितना वेटेज इसमें नहीं होता है कि 30 नंबर का आपको मुहावरा लोकोक्ति, लेकिन हाँ तब भी है।
तो इसमें आपको करना क्या है, मुहावरा या लोकोक्ति को उतारना नहीं है, प्रश्न नहीं उतारना है कहीं भी। प्रश्न तो मतलब पेपर में ही है, और परीक्षक जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो पेपर उसके पास सामने होगा, उसकी आवश्यकता, वो प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं। आप क्या करिए, क्रमांक डालिए। जैसे कि ये प्रश्न है ना, चौथे का ग और ग का ये रोमन अंक में पहला। अब उसके बाद आप अर्थ हेडिंग डालिए सीधे, ठीक। और अर्थ हेडिंग डालकर इस मुहावरे का जो अर्थ है उसको वहां लिख दीजिए, मुहावरा नहीं, अर्थ लिख दीजिए। उसके ठीक नीचे वाक्य में प्रयोग हेडिंग डालिए और इसका एक सुंदर सा वाक्य में इस्तेमाल कर डालिए। वाक्य अपनी ओर से तैयार करिए, उसमें इसका प्रयोग कर दीजिए। और जहां पर ये लोकोक्ति या मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है उसके नीचे रेखांकन करना नहीं भूलना है, ताकि सहज ही परीक्षक की निगाह उधर आकर्षित हो जाए, चली जाए। रेखांकन से क्या होगा, वो दिख जाएगा, अपने आप दिख जाएगा, वो नहीं देखना चाहे तो भी। इसके बाद नंबर आता है कंप्यूटर वाला। तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का संक्षेप में आपको उत्तर देना होता है। इसमें बहुत फैलाना नहीं है, 2-2 नंबर का मामला है तो कितना फैलाएंगे, और टू द पॉइंट लिखना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बताइए, अब ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। www क्या है, या फिर इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, HTTPS क्या होता है, मतलब सामान्य परिभाषाएं होती हैं जो कि आप सभी जानते हैं अगर कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज आपके पास है। हाँ, इसमें एक काम किया जा सकता है कि परिभाषा तो सभी लिखेंगे, आप इसमें अलग क्या कर सकते हैं, तो कहीं अगर हल्का फुल्का कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाने की गुंजाइश बनती है, मतलब ये नहीं कि वहाँ बैठकर चित्रकारी करने लगेंगे, वो चित्र वित्र नहीं बनाना है, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा ये लगता है कि हम अपनी बात को इस डायग्राम के थ्रू ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लॉजिक गेट के बारे में दे दिया, तो एंड और नॉट गेट जो है उनका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ दे दीजिए, काम ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि आप थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। मतलब एक सादा डायग्राम आपको बनाना है, पेन से बनाना है, उसमें कोई माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है और कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। एक ऐसा डायग्राम कि बस देख के समझ में आ जाए कि हाँ आप इसे पहचानते हैं, इसके रंग रूप से भी पहचानते हैं, सिर्फ लिखित तौर पे नहीं, ठीक। तो ये अच्छा प्रभाव डालता है। बाकी 2 नंबर का है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं जोड़ना है, जितने नंबर है उसी के हिसाब से काम करना है। तो दोस्तों ये 2021 का प्रश्न पत्र था परंपरागत हिंदी का। और वस्तुनिष्ठ हिंदी के प्रश्नों को तो आप जानते ही हैं, उसमें बहुविकल्पीय प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है, वस्तुनिष्ठ होते ही हैं। 4 विकल्प आपके सामने होते हैं और 6 सिलेबस के हिस्से हैं, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनके लिए बारंबार रिवीजन ही एकमात्र तरीका है, और परंपरागत हिंदी के लिए आपको अभ्यास करना होगा। तो अभी से आप क्या कर सकते हैं, परंपरागत हिंदी के लिए थोड़ा सा गद्यांश अवबोधन में प्रयास करिए कि गद्य या कोई एक पैराग्राफ पढ़कर आप उसका सटीक निष्कर्ष निकाल सकें, विशेष रूप से शीर्षक, अच्छा शीर्षक आप तलाश सकें, वहाँ पर आपका काम आसान हो जाएगा। और पत्र लेखन में पत्र के जितने प्रारूप हैं उनको तैयार कर लीजिए। इसमें आपको अभी हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। कन्वेंशनल हिंदी जो आपकी परंपरागत हिंदी है ना, इससे संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र और इसके अतिरिक्त पुराने प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, तो वो अलग से वीडियो आपको शेयर किए जाएंगे। और आप चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको तमाम तरह की जानकारियाँ लगातार मिलती रहेंगी। इसमें इतना ही, आशा है आपको कई चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आई है आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।